उपस्थित हमारे आदरणीय श्री श्रीकांत जी, हमारे विभागीय अधिकारी जिसमें लखनऊ साहब एडवाइजर साहब शामिल हैं, हमारे जेडी और हमारे डीडी साहब शामिल हैं, इसी के साथ हमारे एपीडा के श्री सीवी सिंह जी, सारे कृषि विभाग और एपीडा संबंधित अधिकारीगण, सामने बैठे किसान भाइयों। सबसे पहले हर्ष का विषय है कि निर्यात के बारे में जानकारी देने के लिए वर्कशॉप का आयोजन आपके लिए किया गया है। अभी 15-20 दिन पहले ये कार्यक्रम हुआ था जिसमें एपीडा का वार्षिक उत्सव के उपलक्ष्य में एक यहाँ पे सेमिनार किया गया था, जिसमें कैसे हम लोग एक्सपोर्ट को बढ़ाएं उसके बारे में चर्चाएं की गई थी। उसी में ही ये प्लान बना था कि ऐसी और वर्कशॉप हम लोगों के बीच में होती रहनी चाहिए, क्योंकि एक्सपोर्ट कैसे करना है अब ये चीज़ लोगों की जानकारी में तो आने लगी, लेकिन पूरा प्रोसेस जो है वो थोड़ा सा जानकारी में आने में समय लग रहा है। साथ ही और क्या बेनिफिट हो सकते हैं जो निर्यात हम करेंगे, उसके साथ साथ सरकारी बेनिफिट क्या हो सकते हैं उसकी भी जानकारी अभी सामने आनी बाकी है। इसीलिए वर्कशॉप बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम लोग इसमें सारी चीज़ों की जानकारी कर सकें कि जो हम चीज़ कर रहे हैं उसका पूरा पूरा फायदा हमको मिले। एक्सपोर्ट वैसे आप देखें तो पूर्वांचल का जितना हुआ है उत्तर प्रदेश में किसी भी जिले में, अगर पूर्वांचल के जिलों को 4-5 को कंपेयर करें तो सारे जिले हमसे पीछे हैं। तो आप लोगों की उपलब्धि है ये कि आप लोगों ने पूर्वांचल में इतना एक्सपोर्ट करके अब तक साबित कर दिया है कि हम लोग बहुत तेजी से इसमें आगे बढ़ सकते हैं। हमारा वेस्ट का एरिया, पूर्वी पश्चिम उत्तर प्रदेश का एरिया हो चाहे मध्य उत्तर प्रदेश का हो, वो भी अब तक इतना कैच नहीं कर पाया जितना हम लोग आगे बढ़ चुके हैं। ये साबित करता है कि पूर्वांचल का किसान कितना जल्दी ज्यादा जागरूक हो सकता है और जितनी जल्दी हम समझाना चाहते हैं उतनी तेजी से वो सीख भी लेते हैं चीजों को। साथ ही इतनी बड़ी पॉपुलेशन प्रेशर पूर्वी उत्तर प्रदेश में है कि थोड़ी सी भी इसके बारे में जानकारी हो जाए तो इनकम के सोर्स ये बहुत ज्यादा पैदा कर सकता है। क्योंकि हम लोगों के जो एफपीओ बन रहे हैं या जो हम लोग इन चीजों को समझ रहे हैं, अगर ये तेजी से रेप्लिकेट हुई तो बहुत तेजी से पूरे एरिया का पूरा नक्शा ही परिवर्तन हो जाएगा। और $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का प्रधानमंत्री जी का सपना है कि भारत $5 ट्रिलियन इकोनॉमी बने। उसी में उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी का सपना है कि यूपी $1 ट्रिलियन, क्योंकि 1/5 तो पूरा उत्तर प्रदेश ये 1/5वां भाग, तो 1/5वां भाग उत्तर प्रदेश इसमें कंट्रीब्यूट करें। वो जब तक नहीं कंट्रीब्यूट हो सकता है जब तक हम एग्रीकल्चर को ऊपर नहीं उठाते हैं, क्योंकि फैक्ट्रियां जो जहां मैन्युफैक्चरिंग होती है या जो टर्शरी सेक्टर है जहां सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी या आईटी या बायोटेक्नोलॉजी के काम होते हैं, वो एक निश्चित इनकम ही हम लोगों को दे सकती है। हमारी 70% आबादी जो कृषि पे ही अभी आधारित है, जो खेती किसानी से ही जुड़ी हुई है, जब तक वो 70% आबादी अपनी इनकम डबल नहीं करेगी तब तक ये यूपी का $1 ट्रिलियन भी संभव नहीं है और इंडिया का $5 ट्रिलियन भी संभव नहीं है। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि हमको बड़ी तेजी से राष्ट्र निर्माण में योगदान देना चाहिए। ये केवल हमारी इनकम बढ़ाने के लिए नहीं है, ये पूरे देश की इनकम बढ़ाने का भी है। और देश के सामने के चैलेंजेस आप देख ही रहे हैं, सारी दुनिया लड़ाइयों में उलझी हुई है। डिफेंस का बजट हो, चाहे रक्षा करने का बजट हो, चाहे आंतरिक सुरक्षा का बजट हो, पुलिस का, सीआरपीएफ का, आर्मी का, नेवी, एयरफोर्स, इन चीजों के हो, या बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके ऊपर जो पैसा लगता है उसकी बात हो, तो हमारी चाहे डिफेंस की सिक्योरिटी हो, हमारी चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर की सिक्योरिटी हो, हमारी चाहे फूड सिक्योरिटी हो, तो उसके लिए स्टोरेज की जगह है, उसके लिए ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, नई मालगाड़ियां चलने के नई पटरियां, कार्गो डेवलप करने के लिए नए एयरपोर्ट, नए एयरक्राफ्ट, इन सब के लिए पैसा लगता है। ये पैसा आएगा कहाँ से? पैसा तब आएगा जब हम पैसा कमाएंगे, और पैसा हम लोग अपने परिवार के लिए तो कमा ही रहे हैं, लेकिन वो देश के लिए भी कहीं ना कहीं अपने टैक्स के आधार पे हो, चाहे आपके एक्सपोर्ट के आधार पे जो फॉरेन एक्सचेंज अर्न करते हैं उसके लिए हो, कम से कम वो देश के भी निर्माण में काम आता है। तो केवल और केवल हमारी समृद्धि के लिए, हमारे स्वार्थ के लिए आवश्यक नहीं है ये निर्यात करना, अब ये देश के लिए भी आवश्यक बन गया है। और देश तभी आगे बढ़ेगा जब हम 70% लोग आगे बढ़ना शुरू करेंगे। हम जब तक अपनी इनकम डबल नहीं करेंगे, जब तक हम उम्मीद नहीं कर सकते कि देश हमारा अगली पंक्ति में खड़ा रहे। हमारे विकासशील और विकसित होने में बहुत कम डिफरेंस अब बचा है। विकासशील तो हम 30-40 साल से ही हैं, लेकिन अब विकसित श्रेणी में आने के लिए बहुत कम एफर्ट बचा है। अगर हम सब लोग तय कर लें तो बहुत तेजी से वो लास्ट धक्का भी लग सकता है। और पूर्वांचल एक रास्ता दिखा सकता है सबको, क्योंकि यहाँ हम लोग मानते हैं कि रिसोर्सेज की कमी है, पॉपुलेशन प्रेशर इतना ज्यादा है कि खेत बहुत छोटे छोटे हैं, परिवारों में बंटवारे खेतों में इतने ज्यादा हो जाते हैं कि हम छोटी खेती करके हम लोग उसका फायदा नहीं ले पाते हैं।
लेकिन इन सबका विकल्प आ गया है एफपीओ के रूप में। 300-400 किसान मिलकर अपनी जमीन जोड़ के उसका एक कंटिन्यूअस पैच बना के उसका एक क्लस्टर बना के अगर काम करना शुरू करें तो पूरा का पूरा सारा हल इसमें मौजूद है। और काफी प्रदेशों में लोगों ने किया भी है। आंध्र प्रदेश आप जाके देखें तो सेल्फ हेल्प ग्रुप जो महिलाओं के 10-10 ग्रुप होते थे वो सबसे आगे आज आंध्र प्रदेश है, लेकिन हम लोग वो पिक नहीं कर पाए क्योंकि 10-10 महिलाएं जुड़ के एक ग्रुप बना के काम अच्छा करके दिखाएं, वो कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की वजह से संभव नहीं हो पाए। तो हम लोग उसमें पीछे हैं अभी, हालांकि काफी प्रदेशों से आगे हैं, लेकिन जितना वो कर सकते थे उतना हम नहीं कर पाए। परंतु एफपीओ एक ऐसी चीज है जिसमें हम लोगों को मौका है कि हम लोग ये साबित करके दिखा सकें कि 300-400 मिलके हम लोग किसान अपनी जमीन को सम्मिलित करके एक बड़ा क्षेत्रफल बना के उसमें कॉमन डिसीजन ले सकते हैं, उसमें कॉमन उत्पाद पैदा कर सकते हैं, उसका निर्यात कर सकते हैं। एफपीओ को अगर आप सफलता दे दें और पूर्वांचल के जिलों में दे दें तो इसका फायदा ये है कि इसी से सारा बिहार भी सीखेगा, झारखंड भी सीखेगा, छत्तीसगढ़ भी सीखेगा, मध्य प्रदेश भी सीखेगा और पश्चिम उत्तर प्रदेश जो लगातार कंपटीशन में रहता है पूर्व उत्तर प्रदेश से, वो भी सीखेंगे, वो भी आगे निकलने की कोशिश करेंगे। तो बहुत बड़े भूभाग जो भारत का होता है, कम से कम 1/4 भारत का भूभाग जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की तरफ देखता है, सोचता है, उनको सीधा सीधा इसका फायदा मिलेगा। अपना क्षेत्र तो डेवलप होगा ही होगा, हमारे देखा देखी बाकी क्षेत्र भी डेवलप होगा। तो आप ऐसी जगह है जो एक नई दिशा दे सकते हैं सबको, और वो दिशा आपने देनी शुरू कर दी है। जो एक्सपोर्ट के आंकड़े हम देखें, हालांकि छोटी क्वांटिटीज हैं, लेकिन फिर भी आप जितने आगे हैं उतना तो बाकी लोग भी नहीं है। इसका अर्थ ये है कि अब आपने समझना शुरू कर दिया है कि एक्सपोर्ट होता क्या है, क्या इसमें हमको प्रोडक्ट डेवलप करने के लिए करना होता है और क्या उसकी फॉर्मेलिटियां कागज वगैरह भर के करनी होती है। ये सारी चीजें आपने सीखनी शुरू कर दी है। तो अब करना सिर्फ ये है कि धीरे धीरे उसको आगे फैलाना है, सारे गांव में फैलाना है, हर आदमी को जानकारी देनी है, अपने तक सीमित नहीं रखना है। जितनी जानकारी देंगे उतने लोग अपना अपना एफपीओ बनाएंगे, अपनी अपनी कंपनी बनाएंगे, अपना अपना निर्यात करना शुरू करेंगे। और एक बार निर्यात का हब हमारे पास यहाँ बन गया तो विदेशी कंपनियां भी इन्वेस्ट करना शुरू कर देती हैं, सीधे प्रोक्योरमेंट के सेंटर खोलना शुरू कर देती हैं। और अभी कई कंपनियों ने यहाँ पे रुचि दिखाई भी है। वो सारी की सारी कंपनियां यहीं पे आके आपका प्रोडक्ट खरीद के बेचते रहेंगे, सारा का सारा लाभ आपको यही मिलता रहेगा। बड़े बड़े माल चलते हैं दुबई में, लंदन में, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वालमार्ट जैसी जो पूरे चेन मेंटेन करती हैं। उनको सब्जियां चाहिए, उनको अनाज चाहिए, उनको इतने प्रकार की फूड ग्रेन चाहिए, और अब मिलेट की जो क्रांति आ रही है तो मिलेट चाहिए, वो सब आपके यहीं हमें लेना शुरू कर देंगे। लेकिन उसके लिए हमें जरूरी है कि पूरा एक हब क्रिएट किया जाए। अब प्रधानमंत्री जी तो दिशा ही दे सकते हैं, खाली करना तो हम लोगों को, आप लोगों को पड़ेगा। जब तक हम लोग सोचेंगे नहीं, हम लोग आगे नहीं बढ़ेंगे और हमारी इच्छा शक्ति नहीं करेगी, जब तक कोई जबरदस्ती ये क्रिएट नहीं कर सकता। अब ये जितने भी सुविधाएं डेवलप की जा रही हैं सब आप ही के लिए। 6 लेन प्रयागराज का हो चुका है, 4 लेन जौनपुर, आजमगढ़, गाजीपुर, हर रोड तो 4 लेन हो गई है। आपको प्रयागराज से यहाँ पहुंचने में 3-3.5 घंटे लगते थे, अब 1.5 घंटे में पहुंचते हैं। उतनी तेजी से आपका सामान भी जाता है, उतनी जल्दी ट्रक भी जाता है, उतना ही कम किराया भी हो जाता है। सारे बेनिफिट आप ही को तो मिल रहे हैं। जो सड़कें बनी है अच्छी, उनका बेनिफिट सीधा सीधा किसानों के आंतरिक मार्केट तक जो हमारे बंदरगाह को पहुंचाने का ही तो तरीका है। इसी तरह रेलगाड़ियां देख लीजिए, रेलगाड़ियों में स्पीड डबल हो रही है और तेज रेलगाड़ियां चल रही है। मालगाड़ी के अलग ही ट्रैक बन रहे हैं कि जो मालगाड़ी यहाँ से चले, जितनी तेजी से पैसेंजर गाड़ी पहुंचती है उतनी तेजी से वो हमारी मालगाड़ी भी पोर्ट तक पहुंचे, हमारा पोर्ट में सामान अगले दिन ही लग जाए। तो वो डेडिकेटेड फ्रूट कॉरिडोर, फ्रीट का मतलब ही सामान है, वो सामान को ढोने के लिए बनाया जा रहा है अलग से ट्रैक। वो सीधा सीधा हमारे काम आएगा, चाहे बम्बई का पोर्ट हो चाहे कलकत्ता का पोर्ट हो, सीधा हमारा सामान जल्दी जाएगा। वो भी चालू होने शुरू हो गए हैं। अब छोटे छोटे पैचेस में उनका सेगमेंट उद्घाटन होने शुरू हो गए हैं। पूरा पैच 1 आध साल में चालू हो जाएगा। ये सारी चीजें किसानों के लिए हो रही हैं। अगर हम इसका लाभ नहीं उठाएंगे तो फिर कहीं ना कहीं हमारी समझदारी में कमी है। जो इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास आप देख रहे हैं उसका सीधा सीधा हमने अपने को जोड़ के नहीं देखा, तो फिर हम ये लगेगा हमें कि ये तो भाई ये तो बाकी लोगों के लिए बनाए जा रहे हैं, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। इतनी चीजें डेवलपमेंट की हुई हैं, इसका सीधा सीधा बेनिफिट किसान को मिलता है, किसान को पहचानने की देर है। और अब एक्सपोर्ट को देखते हुए और भी इंफ्रास्ट्रक्चर में आपके यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हुआ। हमारा पैक हाउस जो है वो चालू होने वाला है, 1 महीने के अंदर अंदर हमारा ग्रेडिंग छोटी का पैक हाउस चालू हो जाएगा। गाजीपुर के किसान उस दिन आए थे, उन्होंने मांग की छोटे पैक हाउस खोले जाए वहां पे, उसका भी हमने प्रोसेस चालू कर दिया है। और आपकी आवश्यकताएं बढ़ेंगी तो और खुलेंगे। इसी प्रकार से एयरपोर्ट पे और सुविधाएं डेवलप करनी है तो वहां भी डेवलप की जा रही है। रामनगर कंटेनर पोर्ट पे उसका फेज 2 का डेवलपमेंट चालू हो गया है कि यहाँ से सीधा हल्दिया पोर्ट भेजना हो
तो कम लागत में हम लोग शिप के माध्यम से सामान भेज सकें। तो साउथ ईस्ट एशिया की कंट्रीज है हमारी, थाईलैंड है, बर्मा है, या सिंगापुर और उधर के मलेशिया इंडोनेशिया के कंट्रीज है, अगर उधर कोई प्रोडक्ट गया एग्रीकल्चर का तो सीधा सीधा लाभ आपको मिलेगा कि रामनगर से उसको चढ़ाया और सीधा वहां पे चला गया, आपके ट्रक के कंपैरिजन में कम भाड़े में आपका सामान चला गया, आपकी बचत हो गई। तो ये सारी चीजें आप ही के लिए की जा रही है। अब और भी सरकार ने छूट दे दी है, इतनी बढ़िया पॉलिसी बनाई है जिसका कुछ तो आपको प्रस्तुतिकरण किया जा चुका है, कुछ का हमारे लेक्चर के बाद होगा। अब आप जो एक्सपोर्ट करेंगे उसकी सीधी सीधी 25% तक सब्सिडी दे रही है गवर्नमेंट, कि 1/4 तो हम लोग गवर्नमेंट की तरफ से ही आपको सब्सिडी दे रहे हैं कि जितने का माल बेचोगे 1/4 आपको वापस मिल जाएगा पैसा। तो इनपुट लागत आपकी कम हो जाएगी। आपका जो फ्रीट है, जितना आपका किराया भाड़ा लग रहा है, उसमें गवर्नमेंट पैसा रिइंबर्स करके आपको कि कुछ निश्चित धनराशि उस किराए का हम लोग आपको वापस कर देंगे, तो वो लागत आपकी कम हो जाएगी। आप क्लस्टर डेवलप करेंगे, किसानों के साथ मिलेंगे, एफपीओ डेवलप करेंगे, तो उस क्लस्टर को डेवलप करने के लिए आपको कुछ और इनपुट मिल रहा है। इस प्रकार से भाई जैसी इंडस्ट्री की पॉलिसी होती है वैसी पॉलिसी बना दी गई है। जो इंडस्ट्री लग रही है, एमएसएमई लगती है, कारखाने लगते हैं, फैक्ट्रियां लगती हैं, उनको भी 3-4 बेनिफिट मिलते हैं। खाली या तो कैपिटल सब्सिडी मिलती है उनको, या इनपुट कॉस्ट पे सब्सिडी मिलती है, या ट्रांसपोर्ट पे मिलती है। ये तीनों प्रकार की सब्सिडी किसानों के लिए चालू कर दी गई है। तो ये सारी की सारी हम लोग इंडस्ट्री की पद्धति पे ही अब किसानी को मान के चल रहे हैं कि खेती भी अब उसी कैटेगरी में आ गई है। तो कोई कारण नहीं है कि जो फैक्ट्री वाले एक्सपोर्ट करते हैं तो हम लोग भी ना कर पाए। अब दिमाग आपको लगाना है कि क्या चीज एक्सपोर्ट करनी है, वो प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, उस प्रोडक्ट को कैसे मेंटेन करें, उसके स्टैंडर्ड कैसे मेंटेन रहे। बाकी प्रोसीजर है वो सिखाने के लिए वर्कशॉप आयोजित की जा रही है और भी करेंगे कि क्या फॉर्मेलिटी करनी है, क्या कागज भरने हैं, कहाँ अप्लाई करना है, कौन नोडल अधिकारी है, कितने फॉर्मेट है, कौन सा पोर्टल है, वो सारी चीजें आपको सिखाएंगे। अब आवश्यकता यह है कि सारी चीजों को करने का समय आ गया तो हम करने में जुट जाएं। इसी के लिए आज की वर्कशॉप है, भविष्य में भी हम लोग करते रहेंगे। कितने एक्सपर्ट हैं जो आज आपको यही बात घूम के बता रहे हैं कि भाई हम लोग अपने जो नॉर्मल खेती बाड़ी करते थे उस सोच से ऊपर उठ के उसकी वैल्यू एडिशन में लग जाएं। पहले तो खुद का रॉ प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करके देंगे, फिर कुछ फूड प्रोसेसिंग करने की आवश्यकता हुई, भाई उसका कोई बिस्किट बनाना है, उसका कोई जैम मुरब्बा बनाना है, उसकी कोई ऐसी चीज बनानी है जो विदेश में ज्यादा खाते हैं, वो बनाने को वो बना के डेवलप करके बेचना शुरू करें। शहद जैसी चीजें हैं, या जो ये मल्टीग्रेन जैसे बिस्किट हैं जो आजकल हेल्थ कॉन्शियस लोग ज्यादा खाते हैं, या सलाद में वो ज्यादा वैरायटी जोड़ने की कोशिश करते हैं। आजकल डाइटिशियन भी जो बताते हैं वो अलग अलग कलर के सलाद बताते हैं कि आप एक ही कलर का फ्रूट मत खाइए, कि ग्रीन जैसे अमरूद हो गया है या नाशपाती हो गई है, ये ग्रीन कलर के हैं तो इसके साथ आप कुछ येलो जोड़िए, तो जैसे पपाया हो, पपीता भी उसमें जोड़िए, फिर वो कुछ व्हाइट कुछ जोड़िए, तो लीची भी कुछ, मतलब उनकी डाइटिशियन जो है, न्यूट्रिशनिस्ट जो है, उनकी जो सलाह है उनके हिसाब से इतनी ज्यादा से एक्सपेंड कर रहा है फ्रूट का मार्केट, वेजिटेबल का मार्केट, जो ग्रेन्स हम लोग जो ये स्प्राउट करके खाते हैं, जो हम चने खाते हैं स्प्राउट करके, मूंग खाते हैं स्प्राउट करके, या आजकल तो अजवाइन और ये अल्फाल्फा के बीज हो गए, ये भी स्प्राउट करके खाते हैं। इनकी इतनी वैरायटी हो गई है कि कुछ भी आप बेचना चालू करेंगे तो हाथों हाथ बिकेगा, पर उसकी क्वालिटी कैसे मेंटेन करनी है ये आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा उसके ऊपर। ये नहीं कि इस साल तो हमने ऑर्गेनिक यूज कर लिया और अगले साल में फिर लालच में हम लोग वही यूरिया वही पेस्टिसाइड यूज करने लगे। आपका प्रोडक्ट अगर फेल हो गया, मार्केट में एक बार बदनामी होगी तो दोबारा से मार्केट पे करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऑर्गेनिक पकड़ ली है तो फिर वो ऑर्गेनिक पकड़े ही रहना है फिर आज पूरी जिंदगी। 40-50 साल का लॉन्ग टर्म प्लान बना के चलिए। ये नहीं कि आपने तो 2-4 साल बेच दिया, फिर आपके बच्चे आ गए तो फिर वही पेस्टिसाइड चालू हो गया तो उनका बेचारों का मार्केट फिर फेल हो गया, फिर उन्हें स्ट्रगल करना पड़ रहा है। और एक बार मिट्टी की जो जहरीली जो क्षमता पैदा हो गई उसको कम करने में बड़ा प्रयास करना पड़ता है, 2-3 साल लग जाते हैं। प्रोडक्शन भी घटता है उन 2-3 साल में, लेकिन उसके बाद प्रोडक्शन बढ़ता भी है, आपके प्रीमियम भी बढ़ता है, आपका उसके जो आउटपुट की जो आपका मूल्य होता है वो भी बढ़ता है, उसके फायदे जो है वो 1-2 साल में कवर हो जाते हैं, जितना नुकसान आपको 2-3 साल में होता है। लेकिन उतना पेशेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि लॉन्ग टर्म सोचेंगे तभी चल पाएंगे इस मार्केट में, शॉर्ट टर्म से नहीं होता। और शॉर्ट टर्म अगर करेंगे तो फिर कंपनियां बदनाम भी करने लग जाती हैं, वो पूरे एरिया में बदनाम कर देंगी कि नहीं भाई यहाँ के लोग तो फिर पेस्टिसाइड करने लगे। तो इनमें कंपटीशन भी होता है कंपनियों में, कोई ऐसा काम ना करें हम लोग जिससे बदनामी हो। और बदनामी का सबसे बड़ा कारण है नॉन ऑर्गेनिक। अगर हमारा प्रोडक्ट नॉन ऑर्गेनिक है तो हम बदनाम हो जाएंगे, कितनी मेहनत कर लें चाहे एक्सपोर्ट में, कितने आगे बढ़ जाए, 2-4 साल बाद किसी ने भी अफवाह फैला दी कि ये तो फेल हो गया इनका सैंपल तो, और इसमें पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड की मात्रा पाई गई तो सारा फेल हो जाएगा।
जैसे आप देखते होंगे कि एक वो शहद आया और शहद में पेस्टिसाइड का उड़ गया, वो फेल हो गया, तो उस कंपनी का शहद कोई नहीं खरीदता। इसी तरह चीनी वीनी का सैंपल किसी एक कंपनी का फेल हो गया, वो चीनी उसमें उस कंपनी कोई नहीं खरीदता। इसी तरह कई प्रोडक्ट ऐसे हैं, नेस्ले की चॉकलेट निकली थी, उस चॉकलेट में आ गया था कि इसमें भाई वो कोई जीवाणु कीटाणु है, नेस्ले की प्रोडक्ट बंद हो गई थी। मैगी के अंदर निकल आया था, मैगी बंद हो गई थी। तो अगर बदनामी होगी तो बहुत नुकसान हो जाएगा।